किसी भी देश की पहचान, उसकी असली बुनियाद जानते हैं क्या होती है? उसका संविधान। तो आज हम भारत के संविधान के ठीक उन्हीं पहले 30 अनुच्छेदों को समझने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने देश की नींव रखी। मतलब वो नियम जिन्होंने ये तय किया कि भाई भारत क्या है, कौन भारतीय है और हमारे अधिकार क्या हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक राष्ट्र आखिर बनता कैसे है। ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। सोचिए, 1947 में भारत के सामने यही सबसे बड़ी, सबसे असली चुनौती थी। जब इतना विशाल, इतनी विविधताओं से भरा देश हो, उसे एक धागे में पिरोना हो, तो पहला कदम क्या होगा, कहां से शुरू करेंगे? तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है नक्शे से। किसी भी देश को पहचान देने के लिए पहले ये तो तय करना होगा ना कि वो देश है कहाँ तक, उसकी सीमाएं क्या हैं, और हमारा संविधान ठीक इसी सवाल से अपनी शुरुआत करता है। और यहीं पर आता है हमारा पहला अनुच्छेद, आर्टिकल 1। ये कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब देखिए, यहाँ ये जो शब्द है ना, संघ या यूनियन, इसे बहुत ही सोच समझकर चुना गया था। ये कोई समझौता नहीं है कि राज्य जब चाहें इससे तोड़कर अलग हो जाएं। नहीं, इसका मतलब साफ है, भारत एक है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये हमेशा के लिए एक है। और ये संघ कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा हमें अनुच्छेद 3 से लगता है। सोचिए, ये हमारी संसद को एक जबरदस्त शक्ति देता है। क्या? कि वो राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, किसी इलाके से नया राज्य बना सकती है, या पुराने राज्यों को आपस में मिला भी सकती है। हाल ही में जो तेलंगाना जैसा नया राज्य बना, वो इसी शक्ति का एक सीधा साधा उदाहरण है। और फिर आता है अनुच्छेद 4, जो इस पूरी प्रक्रिया को और भी आसान बना देता है। ये साफ साफ कहता है कि राज्यों की सीमाओं में ऐसे बदलाव करने के लिए कोई बड़ा संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं होगी। इससे क्या पता चलता है? यही कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज बनाया था। एक ऐसा दस्तावेज जो समय के साथ देश की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। ठीक है, तो देश की सीमाएं तो तय हो गईं, नक्शा तैयार है। लेकिन अब आता है अगला और शायद उससे भी बड़ा सवाल। इस जमीन पर जो लोग रह रहे हैं, उनमें से कौन भारतीय कहलाएगा? नागरिकता की इस बड़ी पहेली को आखिर सुलझाया कैसे गया? देखिए, संविधान ने उस वक्त की उलझी हुई सच्चाई को समझा और नागरिकता तय करने के लिए एक नहीं बल्कि कई रास्ते दिए। अनुच्छेद 5 तो उन लोगों के लिए था जो पहले से ही भारत में रह रहे थे, लेकिन फिर था बंटवारे का दर्द। इसलिए अनुच्छेद 6 और 7 की जरूरत पड़ी। ये उन लोगों के लिए थे जो पाकिस्तान से भारत आए या जो पहले पाकिस्तान गए लेकिन फिर वापस लौट आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अनुच्छेद 8 ने दुनिया भर में बसे भारतीय मूल के लोगों को भी भारत से जुड़ने का रास्ता दिया। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सिद्धांत तय किया गया, एकल नागरिकता का। अनुच्छेद 9 इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। अगर किसी भारतीय नागरिक ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो उसकी भारतीय नागरिकता बस उसी पल खत्म हो जाएगी। मतलब एक साथ दो नावों में सवार नहीं हो सकता। तो फिर नागरिकता के मामले में फाइनल फैसला कौन लेगा? आखिरी अधिकार किसके पास है? अनुच्छेद 11 इसका सीधा जवाब देता है, संसद। नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने, उसे बदलने या खत्म करने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। चलिए, अब हम इस कहानी के दिल तक, इसकी आत्मा तक पहुंचते हैं, और वो हैं अधिकार। देखिए, देश बन गया, नागरिक भी तय हो गए, पर अब असली सवाल ये था कि इस देश और इसके नागरिक के बीच का रिश्ता कैसा होगा। और ठीक इसी सवाल के जवाब से जन्म होता है हमारे मौलिक अधिकारों का। लेकिन एक मिनट, ये अधिकार हमें बचाते किससे हैं, किससे सुरक्षा देते हैं? इसका जवाब है अनुच्छेद 12 में, जो राज्य यानी द स्टेट को परिभाषित करता है। और ये सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसमें स्थानीय निकाय मतलब नगरपालिका, पंचायत और हर वो सरकारी संस्था शामिल है जिसके पास ताकत है। सीधे शब्दों में कहें तो ये अधिकार हर उस शक्तिशाली संस्था के खिलाफ एक कवच है। और अनुच्छेद 13 इन अधिकारों का, समझिए, एक तरह से सुरक्षा कवच है। ये एक बहुत सीधी और दमदार घोषणा करता है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं। कोई भी कानून, चाहे वो कितना भी पुराना हो या बिल्कुल नया, अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो उसे शून्य मतलब रद्द माना जाएगा। बस बात खत्म। और इन सभी अधिकारों की आत्मा बसती है अनुच्छेद 14 में, कानून के सामने सब बराबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शासक हो या शासित, सरकार हो या आम नागरिक, अमीर हो या गरीब, कानून की नज़रों में सब, बिल्कुल सब बराबर हैं। कोई भी अपवाद नहीं।
अनुच्छेद 15 इसी बराबरी के सिद्धांत को और भी मजबूत करता है। ये राज्य को यानी सरकार को किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से साफ साफ रोकता है। किस आधार पर? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्मस्थान। इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। और यही तो है सामाजिक समानता की असली बुनियाद। और फिर आता है अनुच्छेद 17, जो अपने आप में एक सामाजिक क्रांति है। ये सिर्फ कोई मामूली कानून नहीं है, ये छुआछूत जैसी सदियों पुरानी एक भयंकर प्रथा को जड़ से खत्म करता है और उसे एक सजा के लायक अपराध घोषित करता है। सोचिए, समाज को बदलने के लिए ये कितना बड़ा और कितना साहसी कदम था। तो समानता की नींव तो रख दी गई। अब कहानी आगे बढ़ती है व्यक्तिगत आज़ादी और इंसानी गरिमा की तरफ। चलिए अब देखते हैं कि हमारा संविधान नागरिकों को कौन कौन सी आज़ादियां देता है। अनुच्छेद 19 हमें 6 तरह की आज़ादियां देता है। कौन कौन सी? बोलने की आज़ादी, बिना हथियारों के शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी घूमने फिरने की, कहीं भी बस जाने की और कोई भी पेशा या कारोबार करने की आज़ादी। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, ये आज़ादियाँ असीमित नहीं हैं। संविधान खुद कहता है कि देश की सुरक्षा या नैतिकता जैसे कारणों से इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके बाद आता है शायद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक, अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसकी व्याख्या करते हुए ये कहा है कि इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है। इसका असली मतलब है सम्मान के साथ जीना, एक सम्मानजनक जीवन। ये एक बहुत ही व्यापक और बहुत ही शक्तिशाली अधिकार है। इंसानी गरिमा की इसी रक्षा को और पुख्ता करते हैं अनुच्छेद 23 और 24। ये शोषण के खिलाफ हमें सुरक्षा देते हैं। ये मानव तस्करी, जबरदस्ती काम करवाना यानी बंधुआ मजदूरी और खतरनाक कामों में बच्चों से मजदूरी करवाने पर पूरी तरह से रोक लगाते हैं। अब भारत जैसा देश जहां इतनी विविधता है, वहां आस्था की आज़ादी तो सबसे ज़रूरी है। और यही काम करते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ये हर व्यक्ति को, हर समुदाय को अपने धर्म को मानने, उसकी प्रथाओं का पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देते हैं। सच कहें तो यही भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की आत्मा है। और आखिर में बात आती है पहचान की सुरक्षा की। अनुच्छेद 29 और 30 ये सुनिश्चित करते हैं कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचा सकें और अपने शिक्षण संस्थान खोलकर उन्हें चला सकें। ऐसा क्यों? ताकि भारत की जो खूबसूरती इसकी विविधता में है वो हमेशा बनी रहे। तो इस तरह इन पहले 30 अनुच्छेदों के जरिए एक राष्ट्र की पूरी बुनियाद रख दी गई। ये एक 3 कदम की प्रक्रिया जैसा था। पहला कदम, देश को परिभाषित किया गया। दूसरा कदम, उसके नागरिक को पहचाना गया। और तीसरा और सबसे अहम कदम, उन नागरिकों को वो मौलिक अधिकार दिए गए जो इस महान लोकतंत्र की असली नींव हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। हमारे पास अधिकार तो आ गए, ये बहुत अच्छी बात है, पर हमारी जिम्मेदारियों का क्या? अधिकार और कर्तव्यों के बीच का संतुलन आखिर कैसे बनता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें संविधान की इस यात्रा के अगले पड़ाव की ओर ले जाता है।